नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और मकर संक्रांति के दिन स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के साथ मंच पर नजर आए और एक मंच पर हुंकार भरते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय पर सदस्यता समारोह के दौरान उमड़ी हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम को जांच के आदेश दिए हैं और इसके बाद लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने एक टीम को भेजकर वीडियोग्राफी कराई। डीएम अभिषेक का कहना था कि समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम बिना अनुमति के किया गया। सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस टीम को सपा दफ्तर भेजा गया। इसके बाद कार्यक्रम पर एफआईआर दर्ज की गई। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में धारा 144 का उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की है। यहां आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच हो रहे यूपी विधानसभा चुनाव में संक्रमण की रोकथाम को लेकर चुनाव आयोग ने पहले से ही आगाह कर रखा है कि कोई फिजिकल रैली नहीं करेगा। इसके बावजूद भी सपा कार्यालय पर सदस्यता समारोह में हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। समाजवादी पार्टी ऑफिस पर ज्वाइनिंग के दौरान भीड़ जुटने के बाद आचार संहिता के उल्लंघन के चलते 2000 से 2500 सपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ गौतमपल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता रवि कुमार ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर से खास बातचीत की है। के बाद अब कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ डीके ठाकुर साहब जो लखनऊ पुलिस कमिश्नर मौजूद है। सर, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है समाजवादी पार्टी ऑफिस में भीड़ जुटी हुई? जो उन्होंने अवैधानिक कार्य किया है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना करके कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कुछ शिकायत रही है इसमें लेकर? क्या कुछ शिकायत यही रही थी कि जो उन्होंने अनावश्यक भीड़ इकट्ठी की थी, अनावश्यक भीड़ इकट्ठी करके उन्होंने आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। 44 भी लागू है, उसके बाद भी भीड़ उसका भी उल्लंघन किया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? ये 2000 से 2500 जो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ। तो जाहिर है करीब 2 से 2500 के आसपास जो लोग वो इकट्ठे हुए थे, उसको लेकर जो है वो कार्रवाई है वो की जा रही है। 44 भी लागू है, उसके साथ में ही अगर बात करें तो आचार संहिता का उल्लंघन का भी मामला सामने आया है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। भाई, अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अब इस पर राजनेताओं का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी आप सुनिए। मुझे लगता है कि सपा की जो टैक्टिस हमेशा रही कि जो भी सरकारी नियम हो उसकी धज्जियां उड़ाई जाए और सपा शासन काल में इस तरह का चर्चा होती रही पहले भी कि जो कार्यक्रम हुए उनकी कभी मान्यता उन्होंने नहीं मानी। सरकारी नियमों, संविधान, इसका उल्लंघन करते रहे और चुनाव आयोग ने जो बाध्यताएं तय की उसका भी आज सरेआम धज्जियां उड़ाई गई और सपा की हल्ला बोल टैक्टिस है जिसकी वजह से जनता ने उन्हें नकार दिया। और आज का जो माहौल है मुझे लगता है कि कोरोना को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होने वाला है और इस तरह के कार्यक्रम पे शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग को अपनी निगाह रखनी चाहिए कि इसका दोबारा इस तरह उल्लंघन ना हो पाए। ये प्रचार से ज्यादा कोरोना के फैलाव में आगे बढ़ेगा, इसलिए इन चीजों पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए और सपा को भी इस तरह के कार्यक्रमों से परहेज करना चाहिए क्योंकि इससे आम जनमानस का भी नुकसान होने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी लगातार कोरोना गाइडलाइन के लिए जागरूक करती आ रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लगातार कहते आ रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए। जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी हैं वो निंदनीय है। जान है तो जान है, हमको इस बात को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपना स्वास्थ्य है, जान है, लोगों की जान को प्यारा हमको समझना। इस पूरे मामले का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, आगे आप देखिए। समाजवादी पार्टी में जिस तरह से भारी भीड़ आज उमड़ी थी उसको लेकर आज लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर और डीएम अभिषेक प्रकाश ने गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि इस समय मौजूद हैं हम गौतमपल्ली थाने पर, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के तो सवाल यहां पर बनता है कि आखिर भीड़ इतनी इकट्ठा क्यों की गई। अगर किसी भी नेता को आप पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं तो उसमें क्यों इतने कार्यकर्ताओं को आपने बुलाया। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा कि हमने किसी को बुलाया नहीं है, ये अपने आप भीड़ इकट्ठा हो गई है। तो ये आपको इल्म होना चाहिए था कि पहले से जब आप अगर वहां पर आप सार्वजनिक मंच वहां पर तैयार करते हैं, अगर वहां पर ऐसे सार्वजनिक तौर पर लोगों को वहां पर आप ये तो आपको मैनेज करना चाहिए था। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के कोई जानकारी नहीं थी।
इस कार्यक्रम को लेकर के कोई परमिशन नहीं ली गई थी, कोई अनुमति नहीं ली गई थी। आखिर इसको लेकर के भी अब सवाल उठ रहा है। हालांकि डीएम के द्वारा भी इस पर सभी चीज़ें देखी गई हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब एक्शन क्या होता है, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा इससे पहले ही सख्ती भरे लहजे में ये स्पष्ट कर दिया गया था कि कहीं पर भी अगर नियमों की अवहेलना होती है तो उसके खिलाफ कदम उठाए जाएंगे, उसके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। और भीड़ की इन तस्वीरों को लेकर के डीएम के द्वारा आखिर क्या कहा गया है, जरा वो भी आप देखिए। के द्वारा भी जो प्रावधान है उसका उल्लंघन नहीं किया जाना है, और साथ ही साथ अगर इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। और मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि कोविड-19 के नियमों का पालन और आदर्श आचार संहिता भी वर्तमान में प्रभावी है। इसमें जो आदर्श आचार संहिता के जो स्पष्ट नियम है और माननीय आयोग का निर्देश है, इसका पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। धन्यवाद। कितने लोग मौजूद थे और किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और पूरा प्रकरण क्या चल रहा था, क्या जानकारी मिली? देखिए, इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन इसमें जो परिलक्षित हुआ है उसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, और इसकी ज्यादा डिटेल्स आप यहाँ से दे सकते हैं। कितने लोगों के खिलाफ हुआ है दर्ज? ये आप पूरी की पूरी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको जो मुख्य बिंदु थे तो ये अब आप जरा दो तस्वीरें देखिए। ये दो तस्वीरें हैं जहां पर मंच पर सपा का बागियों का जमावड़ा नजर आता है, और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब मंच पर नेताजी नजर आते हैं तो उसके बाद कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर लग जाता है और बड़ी गर्मजोशी के साथ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जाती है। मंच पर एकजुटता का प्रतीक वहां पर दिखाया जाता है और ये कहा जाता है कि हम आने वाले समय के अंदर बदलाव लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर आप कोविड गाइडलाइंस का वहाँ पर उल्लंघन होता है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसे में अब एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन क्या वाकई में आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ यहाँ पर करना चाहते थे नेता? क्यों आखिर इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया जाता है? बार बार ये कहा जा रहा है कि आखिर इस तरीके की रैली का कोई मंशा नहीं थी, लेकिन इतने लोगों को आखिर कैसे आमंत्रित किया गया, क्यों वहां पर बुलाया गया, ये किसके कहने पर आए थे, ये अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प है। हालांकि इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा जाता है, ये अभी चीज़ें बहुत हद तक साफ होनी बाकी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनता है, क्योंकि डीएम को भी आपने सुना, डीएम के द्वारा भी, अधिकारियों के द्वारा भी ये स्पष्ट किया गया है कि इसमें गाइडलाइंस का उल्लंघन तो हुआ है, ना ही परमिशन ली गई, ना ही कोरोना गाइडलाइंस का वहाँ पर पालन किया गया, और ना ही वहाँ पर किसी भी तरीके से, क्योंकि इससे पहले कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो बाकायदा उसकी जानकारी जिलाधिकारियों को दी जाती है। जिलाधिकारियों को बताया जाता है कि इतने समय में इतने बजे ये इस दिन पर ये कार्यक्रम होना है, इतनी देर तक का ये कार्यक्रम होता है। ऐसी कोई जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों के पास नहीं पहुंची है, और इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के अब शिकायत जब की गई है तो एफआईआर भी दर्ज हुई है। अब एफआईआर दर्ज हुई है तो जाहिर तौर पर चुनाव आयोग भी इस पर अब सख्ती के साथ आगे कितने कदम बढ़ाता है, क्या वाकई में कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है? क्योंकि शुरुआत से ही ये बार बार सवाल उठ रहा था कि कोविड गाइडलाइंस के पालना आखिर कितना राजनीतिक दल कर पाएंगे। तो ये लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों के जरिए ये बहुत कुछ नज़र आ रहा है। ये नज़र आ रहा है कि प्रशासन के द्वारा तत्परता के साथ काम तो किया जा रहा है। अगर कहीं पर भी कोई अनियमितता होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन अब ये निर्भर करता है चुनाव आयोग के ऊपर भी कि क्या ऐसे में एक्शन लिया जाता है, क्या ऐसे में कोई नज़ीर पेश की जाती है, क्योंकि शुरुआत से ही ये सवाल उठते रहे हैं। अब इस पर राजनीतिक दल हमलावर हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ना तो अभी पालन किया कोरोना की गाइडलाइंस का, ना ही इससे पहले पालन किया। साथ ही साथ सवाल तो ये भी उठाए जा रहे हैं कि जब आप ये किसी भी नियम की पालना नहीं करते हैं तो सत्ता में आने के बाद नियमों को कैसे दरकिनार किया जाता होगा, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो भीड़ का आखिर जिम्मेदार कौन है? सपा नेताओं पर डीएम ने एफआईआर दर्ज कराई है, वहीं साथ ही साथ सपा कार्यालय में हुए कार्यक्रम को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है, और गौतमपल्ली में ये एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 144 के उल्लंघन, महामारी एक्ट में ये केस दर्ज किया गया है। गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, और बड़ा सवाल यही है कि अब आगे इस पर एक्शन क्या लिया जाता है। डीएम अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। सपा नेताओं पर ये डीएम ने एफआईआर दर्ज कराई है।
जो जानकारी फिलहाल शुरुआती दौर में मिल रही है उसमें यह साफ हो रहा है कि 2000 से ज्यादा लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया है। इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बड़ा सवाल अपने आप में यह भी बन रहा है कि अनावश्यक भीड़ इकट्ठा की जाती है, कोई परमिशन नहीं होती है, अनावश्यक भीड़ को वहां पर इकट्ठा कर लिया जाता है। 2000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है। डीएम अभिषेक के द्वारा ये फिलहाल एक्शन लिया जाता है। आप शिकायत और एफआईआर दर्ज तो कर ली जाती है, लेकिन बड़ा सवाल अपने आप पे बना हुआ है कि क्या आगे भी इसी तरीके से राजनीतिक तौर पर रैलियां होती रहेंगी? क्या ऐसे ही लोगों की जान को खतरे में डाला जाता रहेगा? आखिर इस भीड़ का जिम्मेदार कौन होगा? और क्या ये साफ हो पाएगा कि असल मायने में ये जो भीड़ का नेतृत्व कौन कर रहा था, कौन आखिर इस सब को संचालित कर रहा था? और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता आशुतोष सेंगर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रोशनी कुशल जायसवाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रोशनी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री अशोक यादव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में लेकिन अशोक यादव जी आपसे करना चाह रहा हूँ, ये क्या हो रहा है सर? और शुरुआत में चुनाव आयोग के द्वारा ये जब स्पष्ट कर दिया गया था कि राजनीतिक दल ये चाह तो रहे हैं कि चुनाव कर लिए जाएं, लेकिन गाइडलाइंस का आपको पालन करना होगा। चुनाव की जो हिदायतें हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा स्पष्ट कर दी गई थी कि जनता की जान से खिलवाड़ बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। कोई रैली, कोई किसी भी तरीके से राजनीतिक मंच वहां पर नहीं होना चाहिए जहां पर लोगों की जान को बड़ा खतरा बन सके, लेकिन फिर भी होता है। आवाज की प्रॉब्लम। हेलो अशोक यादव जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आवाज की, हेलो अशोक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो आवाज, हाँ आवाज की प्रॉब्लम। आवाज, हेलो चलिए मैं दोबारा मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं दोबारा सवाल दोहराऊं? आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए, लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब सुनिए आवाज आ रही है? हाँ, मुझे तो आ रही है सर आपकी आवाज। आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब सुनिए। हाँ, सुन पा रहा हूं मैं। हाँ, देखिए बात यह है, आज अगर 1000-2000 लोग कार्यकर्ता उत्साह में इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रशासन की नींद उड़ जाती है। पूरे प्रदेश में चले जाइए, जो मेले लग रहे हैं, जो धार्मिक स्नान हो रहे हैं, वहां पर लाखों आदमी इकट्ठा होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यालय में अगर 1000-2000 आदमी इस उत्साह में आ जाते हैं कि आज तमाम नेता शामिल हो रहे हैं, वो अखिलेश के लिए नहीं बुलाए थे, वो तो उनके व्यक्तित्व की चुंबकीय व्यक्तित्व के कारण से वहां लोग पहुंचते हैं। और आज एक बहुत बड़ा दिन था। आप ये समझिए, सत्ताधारी पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, उसके बाद भी तमाम मंत्री, तमाम एमएलए मेरे दल में शामिल हो रहे हैं। इससे बड़ी इतिहास नहीं बन सकता था, इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती थी। अगर इस खुशी में इज़हार करने के लिए कुछ लोग पहुंच जाते हैं। अगर देखिए, आपकी पार्टी के लिए खुशी का वक्त होगा, लेकिन ये बाकी लोगों के लिए तो मुश्किल भरा समय हो सकता है ना। तो आप जाइए बाजार में, चलिए मेरे साथ। नहीं, सबको मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन अगर ये कहकर के आप खुद भी अगर नियमों का अवहेलना करेंगे तो सर आपके ऊपर उम्मीद होती है। जनता ना उम्मीद के साथ देखती है जनप्रतिनिधि को। हमने नहीं बुलाया। देखिए नेताजी तो किसने बुलाया फिर? नहीं, अब वो अपना अच्छा आप जानते नहीं है, सुबह 9 बजे हमारे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर 200-300 गाड़ी इकट्ठी होती हैं। 1000-2000 लोग रोज आ रहे हैं, ये आज से नहीं आ रहे हैं। मैं तो मान लो वहां जाता हूं, कार्यकर्ता हूं, जिम्मेदार पद पे हूं वहां। तो यानी कि इन नियमों की अवहेलना रोज हो रही है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि नियमों की अवहेलना रोज हो रही है? अबे 3 दिन तक पहले आते रहे, अब आगे कोशिश की जाएगी कि इस तरह का ना हो। लेकिन आज जो हुआ, आज समाजवादी पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन था। ऐसा दिन था जिस दिन मतलब आप समझिए पूरे प्रदेश में एक आंधी चल रही है, एक ऐसी हवा चली है जिससे बात करिए, कहीं आप गाड़ी में जाइए, सबसे बात करिए, अखिलेश जी का नाम केवल लोग ले रहे हैं। सर खूब नाम लीजिए, आप जिसका नाम लेना उसका नाम लीजिए, लेकिन जनता को तो मुश्किल में मत डालिए ना बस। नहीं, हम क्या डाल रहे हैं? अगर देखिए, अगर प्रशासन ने, ये कौन लोग थे फिर? अच्छा, ये जो 2000 से ज्यादा के 2000 लोगों से ज्यादा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, ये कौन लोग हैं फिर? जरा बताइए। आप बंगाल को भूल गए? जब बंगाल में जब आचार संहिता लगी हुई थी, कोरोना काल भयंकर चल रहा था, उस वक्त आपने चुनाव कराए थे, उस वक्त कितनी भीड़ होती थी। इसे योगी महाराज की रैलियों में 10-15 हजार लोग भीड़ इकट्ठी थी, तब आपको शिकायत नहीं हुई। बिल्कुल, सवाल तब भी उठे थे, जनता को तो सवाल तब भी करने थे, जनता ने तब भी सवाल किए थे, और जनता तो आज भी सवाल करेगी। आज समाजवादी पार्टी के इतिहास में बहुत खुशी का दिन है। आज तमाम लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज सर, इसका परिणाम ये सर निकला खुशी है। मनाइए,
कोई ऐतराज नहीं है इस पर, अच्छी बात है, इसमें खूब आना चाहिए, राजनीति होनी चाहिए। देखिए सुनिए ना जी, अगर कोई गलती करता है तो हम ये नहीं कहते गलती करिए, लेकिन आज का दिन ऐसा था, आदमी उत्साह में इकट्ठा हो गया, अखिलेश जी नहीं बुलाते किसी को, पार्टी के बाहर लगभग रोज ही इकट्ठे होते हैं। अब हम लोग कोशिश करेंगे, देखिए कोशिश करेंगे कि सपा की पार्टी जाके क्षेत्र में कार्यकर्ता काम करे, अब ऑफिस में कम आए, हमारे टिकट घोषित होने वाले हैं, अखिलेश जी का आह्वान भी है कि कार्यकर्ता जाके अपने गांव में काम करें, अब पार्टी कार्यालय ना आए। लेकिन आज का जो दिन खास था, नहीं आगे भी नियम टूटेंगे क्या? आगे भी नियम टूटेंगे? नहीं टूटेंगे। हाँ। हमारे कौन आश्वस्त करेगा? इस बात की गारंटी कौन लेगा? नहीं अभी देखिए, मुझे तो अभी मालूम पड़ा शाम को, मैं एक मीटिंग में था, मुझे शाम को पता चला ये सब हुआ। नहीं अशोक यादव जी, अपने दिल पर हाथ रख के कहिए आप, आपको नहीं लगता कि ये गलत हुआ है? चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस थी उनकी अवहेलना हुई है, गलत हुआ है, उल्लंघन हुआ है, एफआईआर दर्ज तक हुई है। मैं अभी इटावा के बाजार में था, पूरा बाजार भरा हुआ था, वहां नियम के उल्लंघन नहीं हो रहा है, आदमी नहीं अगर बाकी लोग भी गलती कर रहे हैं सर, अगर बाकी लोग भी गलती करें, देखिए यही तो कहा जाता है ना, इसीलिए तो कहा जाता है, आम लोगों का रिएक्शन आपने सुना है कि नेताओं की रैलियों में भीड़ होती है, वहां कोरोना नहीं होता क्या? यही तो बार बार आम लोगों की तरफ से कह दिया जाता है ना। देखिए अरे आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं? लगता है सत्ता की तरफ से बोल रहे हैं आप। अरे आप तो एक मैं तो सर जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। नहीं तो आप जनता की तरफ से बोल रहे हैं, मैं तो जनता का सवाल कर रहा हूँ। जनता का ही सवाल होता है कि नेताओं की रैली, मैं इसमें किसी राजनीतिक दल को नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ समाजवादी पार्टी है, मैं इसमें सभी राजनीतिक दलों को जोड़ रहा हूँ। आप बाजार में जाइए, इतनी भीड़ है, आप गंगा स्नान करने जाइए, भीड़ है। सर आपका दायित्व, आप ये ना कहें कि बाजारों के अंदर भीड़ हो रही है, आपका दायित्व है कि आप लोगों को समझाएं। तो ये बात आज पहली बार आई है, हमारे अखिलेश जी बहुत संजीदगी आदमी है, वो निश्चित तो निर्णय करेंगे, लेकिन खुद जनता अपने आप जो आएगी, आप ये प्रशासन का काम उनको रोके वहां पर। देखिए हमारा काम नहीं है, जनता तो अपने आप नहीं, अगर आप एक्शन लेंगे तो कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे आप चलो, अगर कोई गलती हम लोग करते नहीं, देखिए गलती नहीं है, गलती स्वीकार रहे ना, अरे पूरे प्रदेश के अंदर गलती स्वीकार रहे ना, कहाँ गलती स्वीकार करेंगे? आज गलती नहीं मान रहे हैं ना कि गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है भाई? क्यों ये भीड़ क्या है? प्रदेश के अंदर भीड़ हो रही है, हर मार्केट भरा हुआ है, आप भी भीड़ करेंगे, आप भी नियमों को तोड़ेंगे? अरे कार्यकर्ता है, उत्साह में आ गया। हाँ, तो जिम्मेदारी मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर, जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी की नहीं है। देखिए जिम्मेदारी नहीं है, आज जो नेता शामिल हुए हैं उनकी इतनी लोकप्रियता है कि तमाम आसपास वाले, देखिए अगर रैली करते तो रैली तो अखिलेश यादव की 20 लाख की होती है, रैली 20 लाख से कोई कम नहीं हुई है, ये रैली नहीं है। वर्चुअली जोड़िए ना सर, 40 लाख लोगों को जोड़िए, लेकिन वर्चुअली जोड़िए, यही तो कहा है ना चुनाव आयोग ने। मैं इस पर जरा रिएक्शन ले लेता हूं। कृष्ण मोहन पांडे जी, ये अब ये कह तो दिया गया है कि इसमें किसी नेता ने बुलाया नहीं है, लोग अपने आप खुद आ गए हैं, तो अब इसमें जिम्मेदारी तय कैसे हो? ये सभी राजनीतिक दलों के लिए, आज समाजवादी पार्टी की तरफ से ये हुआ है, कल को बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से भी हो सकता है। देखिए बार बार मैं आपको बहुत ज्यादा इस पे, ये ऐसा कार्य है, कोरोना गाइडलाइंस को तोड़ना ये मानवीय अपराध है, और ये बंगाल में नहीं हुआ था, वो समाजवादी पार्टी करे, भाजपा करे, वो कांग्रेस करे, कोई भी करे, ये मानवीय अपराध है और ये अक्षम्य है। एक बात। दूसरी बात, हमारे मित्र अशोक यादव जी जो पूर्व मंत्री भी है, एक जिम्मेदार व्यक्ति रहे, एक संवैधानिक पद पर रहा हुआ व्यक्ति, क्या बोल रहे हैं? हमारे पास इतनी खुशी थी, ये हो गया साहब, ये वही कहते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, आप विषय को बदलते क्यों? आप विषय को बदलिए। नहीं लड़की के साथ रेप करता है, नवलड़की के साथ रेप करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। ये कोई बात नहीं, ये तो आप इतने हल्के पद पे आ गए, इतने हल्के पद पे आ गए। आपका विधायक बलात्कार करता है, जनता इसीलिए कुलदीप सैगल बलात्कार करता है, नहीं करता? क्योंकि अच्छा, आपका मंत्री का बेटा किसानों को कुचल देता है वो। अरे आपको क्यों बुलाते हो? आप बोलिए मुद्दे पर, आप मुद्दे बोलिए मुद्दे पर। देख लेना। अरे 10 मार्च को देख लेना क्या होगा। पांडे जी 10 मार्च को देख लेना। आप देखिए, अपने विषय बोलिए। सुबेन जी ये कहिए विषय पर बोलेंगे, हम इनको पूरी बात सुनेंगे। विषय पर अरे ये विषय कोई सुनिए, मैं यही तो बोल रहा हूँ। आप आज केवल आप देखिए, भाजपा पूरी बौखला गई है,
भाजपा बौखला गई है, नहीं है भाजपा पूरी बौखला चुकी है। या तो आप अशोक जी सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, लेकिन आप गलत बात नहीं मत बोलिए, गलत मत बोलिए। वही बात बोल रहा हूं जो आप पे सटीक बैठती है। समाजवादी पार्टी नियम को, कानून को, संविधान को, इस देश की जुडिशरी को नहीं मानती है। अब वो तो जिला पंचायत चुनाव में देख लिया था, जिला पंचायत चुनाव में देख लिया था, एसपी बचा था, उत्तर प्रदेश में तो सुनिए अशोक जी, सुनने की क्षमता नहीं, ठीक है, ठीक है, एक एक करके अशोक जी, एक मिनट जरा सुन लेते हैं। ये भाषा बर्दाश्त नहीं होगी। हमने गलत बात नहीं बोली कोई भी आपके लिए। हमारे खुशी का दिन था, हमारे खुशी का दिन था, इसलिए हम 10,000 लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, भले ही उसमें से लोग की जान चली जाए। हमने नहीं इकट्ठा किया, ये अपने आप होता है, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने नहीं बोलेंगे आप, हमने इकट्ठा नहीं किया। आज समाजवादी पार्टी के कानूनों को मंत्री कहा है, वो तो अपने कार्यकर्ताओं को कहते जाओ, वो तो आपका जो करना है वो करो उत्तर प्रदेश में, ये तो कोई चीज नहीं, लेकिन जिम्मेदारी सभी को लेनी होगी। ठीक है सर, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये पांडे जी आपने कोई जवाब सही नहीं दिया। पांडे जी आप जवाब सही देते, मैं भी कान पकड़ लेता। अशोक जी एक मिनट अशोक जी मैं यही बात बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा खुशी का दिन है, तो एक शेर से इनकी अपनी बात को बंद करूंगा। इन्होंने कहा है कि हमें बड़ी खुशी का दिन है। किसी ने कहा है ना, ढूंढ लिया हूँ खुशी किसी की छांव के वास्ते, एक गम में भी उसके 2-4 करना है, अभी 2-4 करने बाकी है गम। ठीक है अशोक जी, अभी ये वो गम है जो ये खुशी 2-4 दिनों की है। अरे आप देखिए 10 खुशी आपकी खुशी सामने वाले के लिए मुश्किल ना बन जाए ना, बस बात इतनी सी है। मेरा तो सवाल यही नहीं रोशनी कुशल जायसवाल, कृष्ण जी एक मिनट जरा, ठीक है अशोक यादव जी, दुनिया में चर्चा हो रही है, रोशनी जी मत लेके जाइए, ठीक है, सामाजिक अपराधी मत बनिए। ठीक है रोशनी जी, अब सवाल तो यहाँ पर यह है कि इसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना होगा। कृष्ण पांडे जी एक बार फिर से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अशोक यादव जी कह रहे हैं कि हमने तो नहीं बोला। हमारे दल में अब इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्योंकि आज तो ये एसपी के साथ हुआ है, कल किसी और राजनीतिक दल के साथ हो सकता है। अशोक जी एक मिनट जरा सुनिए, कृष्ण पांडे जी एक मिनट, रोशनी जी जवाब दीजिए। ये तो कल को किसी के साथ भी हो सकता है, ये सभी राजनीतिक दलों को तय करने की जरूरत है। बिल्कुल हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जो बौखलाहट है वो साफ झलक रही है, क्योंकि 2022 में भाजपा की सरकार जा रही है। सपा की गलती है, कहीं ना कहीं इतने ज्यादा लोग जो इकट्ठे हुए वो ठीक है, वो अपनी गलती मान भी रहे हैं, लेकिन भाजपा जो गलती मान शुरुआत की थी, कहाँ गलती मान रहे की शुरुआत नहीं, गलती नहीं मान रहा हूँ। प्रशासन अपना काम करे, ट्रम्प का कार्यक्रम रखा, प्रशासन अपना काम करे। अगर गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी देंगे, हम गिरफ्तारी देंगे। अशोक जी एक मिनट जरा सुनिए, एक एक करके रोशनी जी बात पूरी। नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम जो रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, उसी की वजह से कोरोना आया था, सच है, सही कहा बेटा, और सही कहा। बाद बंगाल में चुनाव हुआ, उसमें हजारों लाखों की भीड़ भारतीय जनता पार्टी ने की, क्यों उस समय कोरोना नहीं था क्या? और आप जो अभी बौखला के समाजवादी पार्टी पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं, हाँ उनसे गलती हुई, उन्होंने मान लिया, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं ना, नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, गलती नहीं मान रहा हूँ, इसका खामियाजा गलती नहीं मान रहा हूँ, गलती कैसे मानेंगे? लीजिए रोशनी जी को गलती मानने को तैयार नहीं है, अशोक यादव जी कह रहे हैं गलती नहीं मान रहे हैं। नहीं, गलती नहीं मान रहे, उत्साह में इतने लोग इकट्ठे हो गए, गलती मान नहीं रहे, वो गलती मान नहीं रहे हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम गलती नहीं मानते हैं। अगर बात करें तो हमारी बहुत सारी मैराथन होने तो प्रशासन कार्रवाई करे ना, प्रशासन कार्रवाई करे। वाराणसी में भड़की हूँ, रायबरेली में दौड़ा के पुरानी स्कूटी दे दिए, ये कांग्रेसियों की पुरानी चाल रही है, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। साहब भड़की हूँ पर कांग्रेस पर भड़की हूँ। अरे भाई ये कोई बात हुई? पांडे जी आप आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, ठीक है, आप आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। एक करके अशोक जी, एक मिनट, अशोक जी हुई है कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, रूल्स बाद में आए हैं, पहले ही हम लोगों ने कैंसिल कर दी थी, क्योंकि कोरोना इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन में अगर हम बात करें मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस की, तो 500 केस आ रहे हैं, जो कि एक भयावह स्थिति आगे दिख रही है। तो उसे देखकर कोरोना की गाइडलाइंस फॉलो करना हम सबका कर्तव्य बनता है, नेताओं का कर्तव्य नहीं, जनता का भी कर्तव्य है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए मास्क के साथ साथ ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करे, कहीं पे भी इकट्ठी ना करे। तो नेताओं का तो थोड़ा ज्यादा कर्तव्य बनता है कि इस तरीके का माहौल ना क्रिएट करें, ताकि आगे आने वाले समय में लोगों की जान पे बना है और लोगों की जान चली जाए।
तो अगर किसी से गलती हुई है ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो जो गलतियां की हैं जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी का अधिकार नहीं रखती। कांग्रेस पार्टी ने गाइडलाइन कैंसिल कर दी थी, चलिए ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नजर आता है। चुनाव के आगे कुछ और नजर नहीं आता उनको। जनता की जान से कोई लेना देना नहीं है भारतीय। ठीक है, मैं जरा इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा आशुतोष सेंगर जी को भी जोड़ रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, जवाब लूंगा। एक मिनट जरा अशोक जी जरा सुनिए ना, आशुतोष सेंगर को भी जोड़ रहा हूँ। आशुतोष जी, मेरा तो सवाल सिर्फ इतना सा है और जनता के तौर पर मैं ये सवाल यहाँ पर रख रहा हूँ, इस भीड़ का जिम्मेदार किसको माना जाए, कौन इसका जिम्मेदार हो, और अगर इसमें खुदा ना खास्ता कोई संक्रमित हो गया हो तो कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन जवाबदेही देगा? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु जी, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि हम लोकतंत्र के महापर्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइन दी है उसको सभी राजनीतिक दल को मानना उनकी नैतिक जिम्मेदारी। पहली बात, भीड़ इकट्ठा हुई, बिल्कुल भीड़ नहीं इकट्ठा होनी चाहिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन सभी को करना चाहिए। लेकिन शुभेंदु जी, इतने बड़े महापर्व में हम इस बात की बात करें कि कौन जिम्मेदार, मुद्दा तो होना चाहिए शिक्षा पे, आज बात होनी चाहिए बिजली पे, आज बात होनी चाहिए रोजगार पे, लेकिन हम बात किस पे कर रहे हैं? ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। लोगों तक मैसेज हम क्या पहुंचाना चाह रहे हैं, राजनीतिक दल क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। कोई चर्चा नहीं करने को तैयार है कि कैसे हमारे उत्तर प्रदेश को शिक्षा उपलब्ध करा जाए, कैसे रोजगार मुहैया करा जाए। हम झगड़ा कर रहे हैं इस बात पे कि वहां भीड़ कैसे होगी। नहीं, इसलिए जरूरी हो जाता है आशुतोष जी, जरूरी इसलिए हो जाता है देखिए वो नियम का उल्लंघन है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले जान है, दोषी है, सबसे पहले जान बचाना बड़ा जरूरी है। अगर जान रहेगी तभी हम विकास और बाकी चीजों की बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए प्रशासन है, शासन है, कानून है। जिसने वो गलती करी उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि बहस होनी चाहिए। हम आज कल बहस कर लें, और आज सपा के कार्यालय में इकट्ठा हुई है, कल बीजेपी के कार्यालय में, यही तो सवाल है, फिर कांग्रेस के कार्यालय में इकट्ठा होगी। हम क्या करने जा रहे हैं, इस पे बात होनी चाहिए ना। हम बात सिर्फ इस मतलब मुद्दा जो होना चाहिए। मेरा सवाल भी आशुतोष जी यही था कि आज तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हुई है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है भीड़ के अंदर नजर आते हैं, कल को बीजेपी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के भी हो सकते हैं। तो इसमें सभी राजनीतिक दलों को मिलकर के इस पर सोचने की जरूरत है कि आगे ऐसा बिल्कुल भी ना हो, कम से कम लोगों की जान को खतरे में ना डालें। राजनीतिक दलों की नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप जो भी काम करें वो करें। चुनावी रैली वर्चुअल करी जा सकती है, लोग आएंगे। अब वर्चुअल में कैसे आएंगे? जब 500-500 रुपए में लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं तो वर्चुअल में कैसे लेके आएंगे? ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि कार्यकर्ता है ही नहीं किसी के पास। आपके पास है? बिल्कुल हमारे पास है। हमने वर्चुअल रैली में 2.5 लाख लोगों को इकट्ठा किया है, पहली हमने वर्चुअल रैली करी। मुद्दे पे बात कोई नहीं करना चाहता है, कभी हिंदू मुद्दे पे बहस होती है। आप शिक्षा के मॉडल पे बहस करिए ना, कि किसका शिक्षा का मॉडल अच्छा है। किसी से सीख लीजिए ना, दिल्ली के मॉडल से सीख लीजिए ना कि कैसे अरविंद केजरीवाल और मनीष। चलिए मैं उस पर भी आता हूँ, मैं शिक्षा के मॉडल पर भी आता हूँ। आशुतोष जी, मैं जरा शिक्षा के मॉडल पर भी बात करूंगा। मैं थोड़ा सा अभी जरा मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मैं वापस आऊंगा तो शिक्षा के मॉडल पर भी बात करूंगा। दिल्ली के मॉडल का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उसी मॉडल की बात करूंगा। अशोक यादव जी, बड़ा सवाल यह है कि आप क्या ये मानने को तैयार हैं कि गलती हुई है, कमियां तो रही है ना? सभी कह रहे हैं कि गलती है, एक्शन लिया जाना चाहिए। आशुतोष सेंगर भी ये कह रहे हैं कि जहां पर गलती है वहां पर स्पष्ट दिख रहा है, भीड़ वहां पर है, एक राजनीतिक दल के लोग वहां पर हैं, एक्शन लिया जाना चाहिए। इसमें तो सवाल बनता ही नहीं है। अरे मेरी 2 लाइन सुनिए आप। देखिए बात यह है, एक मानसिकता होती है। जब आदमी ट्रेन से गया है वहां भीड़ है, बस अड्डे पे गया वहां भीड़ है,
बाजार में गया वहां भीड़ है, उसके दिमाग में ये बात ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए आप भी भीड़ कर रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? ये तो डीएम का काम है, प्रशासन का काम है, रोके उनको। जब बस अड्डे पर भीड़ है, ट्रेन में भीड़ है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, इसलिए आप भी कह रहे हैं कि इसलिए आपकी पार्टी की जो रैलियां हो रही हैं या जो भी मंच साझा किया गया वहां पर भी इसलिए भीड़ इकट्ठा की गई। सरकार के फेल्योर है, सरकार काय के लिए होती है, पुलिस काय के लिए होती है। अगर अच्छा माघ मेला करा दिया आपने माघ मेला करा दिया, उन्हें मालूम है कि इस बार दान नहीं करनी है, वरना तुम्हारे आपके योगी जी जाके राम में सड़क में नहीं जाते, राम के सड़क में बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं योगी जी। इस प्रश्न में कृष्णमोहन जी क्या कहना चाहते हैं, उनसे भी सवाल जवाब। जिस बात के लिए देखिए उन्हें प्रचार करना चाहिए, बजाय वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्हें मालूम है राम के शरण में जाएंगे शायद भला हो जाए, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, राम के शरण में जाने से आपके पाप नहीं धुल जाते हैं, आपके पाप नहीं धुल जाएंगे। अशोक जी, आप इस मीडिया के, इस पूरे नेशनल मीडिया के माध्यम से बोलिए कि राम से आपका कोई वास्ता नहीं है। अरे राम से कोई वास्ता नहीं रखते हैं। अरे आप राम के शरण में नहीं जाएंगे। हम नहीं, अरे राम मंदिर से कोई वास्ता नहीं है, हिंदू धर्मांतरण से आपका कोई वास्ता नहीं है। आप तो नहीं, देखिए बात ये नहीं है, बात ये जो मुख्यमंत्री पद का आदमी होता है वो चुनाव नहीं लड़ता। अरे राम से कोई मतलब नहीं है, अरे क्यों नहीं मतलब है? राम मेरा भगवान है। अरे भाई यही कह के आपने बेवकूफ जनता को बनाया है भाई, यही कह के बेवकूफ बनाया है। राम को राम मेरे आस्था के प्रतीक कर रहे हैं। अरे अच्छा ठीक है, एक राम के नाम पे चलना नहीं ठीक है, जरा पॉइंट पर आएंगे, हम पॉइंट पर आएंगे, सिर्फ पॉइंट पर, सिर्फ मुद्दे पर 1 मिनट जरा। आशुतोष जी 1 मिनट, कृष्णमोहन पांडे जी 1 मिनट जरा। कोई सरोकार नहीं है। नहीं ठीक है, जो कहते थे राम काल्पनिक है, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि देश का राम काल्पनिक है, ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते थे। अरे ऐसे तुम घंटा बोल सकता हूँ भाई, ऐसे तुम्हारे नाकामियां। 1 मिनट जरा, 1 मिनट कृष्णमोहन जी 1 मिनट जरा सुनिए ना, सुनिए 1 मिनट जरा, जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। अशोक यादव जी बात पूरी कीजिए। लेकिन मेरा सवाल सर ये है कि अब ये सुनिश्चित करना होगा, ठीक है हमने मान लिया आपसे गलती हुई, लेकिन सबसे पहले आप तो गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं आप तो ये मानने को तैयार नहीं है ना कि गलती हुई है। नहीं, ये नहीं मानेंगे कि समाजवादी पार्टी है, वो गलती करती है और कहती है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट जरा, पांडे साहब 1 मिनट जरा सुनिए ना। अशोक यादव अगर देखिए प्रशासन का काम है, हमारे लोगों ने अपना काम किया, किस मानसिकता से पहुंचे उन्हें खुशी थी, ये प्रशासन जांच करे अपनी, उसकी ताकत हो ना। अभी 2 दिन 3 दिन पहले जो है ये मौर्य साहब बढ़िया आदमी थे, कल के खिलाफ बयान आया है कि गिरफ्तारी का वारंट हो गया। जतिन प्रसाद आदि अपराधी थे, 2 दिन बाद क्या होता है उनके केस वापस हो जाते हैं। योगी जी में कितने अभियोग थे, सरकार बनी वापस कर देते हो। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी उनको गलत नहीं कहा। आपको बताइए कि जो उनके खिलाफ कुछ गलत बोला गया हो, उनकी व्यक्तिगत बौद्धिकता है, वो किसी के साथ जा सकते हैं, स्वामी जी किसी के साथ जा सकते हैं, उनका व्यक्तिगत बौद्धिकता है, उनको कोई क्यों कुछ बोले। वो स्वामी जी एक अच्छे राजनेता है समाज के, किसी दल में जा सकते हैं। एक मिनट पांडे साहब 1 मिनट जरा। कृष्णमोहन पांडे जी 1 मिनट जरा सुनिए एक करके प्लीज, इस तरीके से नहीं, मैंने ये कहा था यादव साहब जल्दी से बात पूरी कीजिए, उसके बाद में आगे 4 दिन पहले बहुत अच्छे आदमी थे ये, अभी कल अखबार में आया है उनके खिलाफ वारंट जारी किया है स्वामी प्रसाद जी के खिलाफ। अच्छा चलिए, अगर बात हो ही रही है तो मैं जरा ये पूछना चाह रहा हूं अशोक यादव जी, ये इस्तीफों की जो सिलसिला है जो आप बीजेपी पार्टी के अंदर चला हुआ है, आपको लगता है कि कुछ और भी नेता हैं वो संपर्क में हैं, कुछ मंत्री हैं, कुछ नेता हैं? मैं एक छोटा नेता हूं, केवल मंत्री रहा हूं। मेरे पास 15 एमएलए की लिस्ट हमारे पास है। अच्छा, हम अभी और नहीं 50-60 से कम नहीं होंगे। 4 दिन में देख लीजिए आप, 4 दिन के अंदर देख लेना आप। अच्छा। पूरा साफ, जैसे पहले बसपा साफ हुई थी ना, उस तरह भाजपा साफ होने जा रही है। आप देख लीजिए, ये कुछ भी कहते रहे। अच्छा, लोगों को रोजगार नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, लोगों को इतना गरीब बना दिया। चलिए मैं एक रिएक्शन इस पर लेने चाहता हूँ। कृष्णमोहन पांडे जी, ये जो फेरिस्त है ना ये बड़ी लंबी बता रहे हैं।
मैं तो बहुत गिना सकता हूं। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेता हूं, फिर उसके बाद रोशनी जाता हूं। 2-4 घंटे गिना सकता हूं। ठीक है अशोक यादव जी, एक मिनट जरा। अब पांडे साहब जवाब दीजिए। ये जो जितने लोग गए हैं, इन सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक माह पूर्व तय कर दिया था कि आपका रिपोर्ट कार्ड बेहतर नहीं है और आपको टिकट नहीं मिलेगा। आप लोग पार्टी में सेवा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी सेवा एक संगठन के उद्देश्य से कार्य करती है। समाज का उसका दबे कुचले जो भी समाज के लोग हैं, जो समाज का उसके लिए कार्य करती है, और इन लोगों के लिए आपने काम नहीं किया है तो आपका घटना है। ये वही लोग भाग के जा रहे हैं। और आपको बता दो जिन्होंने सेवा नहीं कर पाए, गजब का लॉजिक है भाई। अरे गजब का लॉजिक है भाई। केसियानी दिल्ली खम्मा नौचे, केसियानी गजब का लॉजिक है। आपके पास कोई आ जाए तो आपकी गंगा है। डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा ना, बड़ा सवाल तो ये है पांडे साहब। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है अशोक जी, एक मिनट आशुतोष जी, एक मिनट। ठीक है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। रोशनी जी को जोड़ रहा हूँ मैं। रोशनी जायसवाल कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बात पूरी कीजिए। ठीक है सर पांडे साहब, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी दबे कुछ लोग के नाम याद आ रहा है। दिल्ली दंगों का अपराधी मुख्यमंत्री के साथ घूमता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं करा पाते और अपराध की बात करते हैं। अरे आप ठीक है सर, एक मिनट पांडे साहब ठीक है, आपने बात पूरी कर लिया। यादव जी एक मिनट जरा रुकिए ना, सुनिए रोशनी जी को सुन लेते हैं जरा। रोशनी जी कुछ कह रही हैं। रोशनी जी। पांडे साहब दबे कुछ लोग की बात कर रहे हैं कि दबे कुछ लोग की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, दबे कुछ लोग के लिए कार्य करती है। तो दबे कुछ लोग के लिए कार्य नहीं करती है, लोगों को दबाती है और कुचलती है। लखीमपुर में जिस तरह से भाजपा के मंत्रियों ने दबाया है, रोशनी जी मैं बता दूं आपको कि इसमें आपका अनुभव बहुत लंबा है। अरे आप देखिए पांडे जी बोलने दीजिए, बढ़िया बोलने दीजिए बहन जी को। अशोक जी पांडे जी एक मिनट जरा। पांडे जी कृष्णमोहन पांडे जी एक मिनट जरा सुन लेते हैं ना, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। पहले एक बार सुन लेते हैं। रोशनी जी बात पूरी कीजिए। कोरोना की गाइडलाइंस की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी ने किया है और किसी पार्टी ने उतना उल्लंघन नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो बखलाहट है कि अरे नहीं होना चाहिए, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करता है, तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सबसे ज्यादा कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी ने मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना रोशनी जी, मेरा सवाल तो यहाँ पर ये है कि जब सभी राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की जब एक बैठक होती है, चुनाव आयोग की एक बैठक होती है, उसमें सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि समय पर चुनाव होने चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया जाता है कि कोरोना संक्रमण का समय है। सभी के द्वारा ये एकमत होकर के कह दिया जाता है कि हम गाइडलाइंस का पालन करेंगे और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये स्पष्ट कहा जाता है। हाँ पार्टी ने किया है एंकर महोदय। आगे आने वाली सारी रैलीज कैंसिल कांग्रेस पार्टी ने की है। आगे आने वाली सारी मैराथन कैंसिल कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर तो कोई सवाल खड़ा होता ही नहीं है। नहीं मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सभी को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए, सही बात है। बिल्कुल नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो न करना भी जनता जानती है। जनता की जान से भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। जनता जिए चाहे मरे। अभी जिस तरह से लाशों का ढेर बिछा था कोरोना की सेकेंड वेव में, वो भूली नहीं है जनता। और तीसरी वेव ने खतरनाक तरीके से दस्तक दे दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शो था वाराणसी में, जहाँ पे वो बिना मास्क के नजर आए और वो रास्ते पे चलते हुए भी कभी मास्क नहीं पहनते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जब खुद ही मास्क नहीं पहनते हैं तो दूसरों से मास्क पहनने की और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने का किस तरह से उम्मीद करते हैं? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ही मास्क नहीं पहनते हैं तो दूसरों के से कैसे बोल पाएंगे? ठीक है जरा आप जवाब ले लेते हैं, जरा जवाब ले लेते हैं। कृष्णमोहन पांडे जी जरा जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष जी आपके पास आता हूँ। हाँ फिर दिल्ली मॉडल भी बात करेंगे। आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का कोरोना के प्रति कितने ही संवेदनिक थे, इसका उदाहरण आपको द्वितीय वेव में दिख गया था, जिसकी बेहतर कोरोना प्रबंधन के कारण भारत दुनिया के ऑस्ट्रेलिया जैसे देश और WHO ने भी सराहना की कि बेहतर कोरोना प्रबंधन का हुआ तो उत्तर प्रदेश में, भारत को उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसका पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। दूसरा हमारी बहन रोशनी जी कह रहे थे कि कोरोना गाइडलाइंस का सबसे ज्यादा उल्लंघन बीजेपी ने किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ,
फोटो की बात लीजिए, मैंने आपकी बात को सुना। ठीक है रोशनी जी, एक बार छूट मैं रोशनी जी से पूछना चाहता हूँ इस नेशनल डिबेट में कि जिस दिन से देश के चुनाव आयोग ने ये गाइडलाइन जारी की है कोरोना की कि कोई भी पार्टी ऐसी कोई रैली नहीं करेगी जिसमें कि देश में लोगों के जान को खतरा हो। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम का नाम बताइए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने उल्लंघन किया है। मैं रोशनी जी को चैलेंज करता हूँ कि बताइए किसको बीजेपी ने किया। मैं तो बता रही हूं, उनके पास लोग बचे नहीं है, बताइए ना, आपके पास लोग बचे नहीं है, आप भीड़ के नहीं गाइडलाइन जारी हुई है, आपके पास लोग बचे नहीं है। पांडे जी डिब्बा खाली है, हमने कहा लोगों को इकट्ठा किया, आपका डिब्बा खाली है लोगों के बीच में और अपनी बातें रखे हैं। पांडे जी डिब्बा आपका खाली है, कोई एक उदाहरण बताइए। अरे उदाहरण नहीं है, उदाहरण है आपके। अरे बहन को बोलने दीजिए, बहन को छलने का काम जिस तरह से सपा बसपा और कांग्रेस ने किया है, ये बौखलाहट है, आप लोगों ने इसे कहते हैं बौखलाहट। नियम आने वाले दिनों की आहट, इसी का परिणाम है, इसी का तो परिणाम जी ये जिग्यारा इनकी आज बातचीत बता रही है कि कितना बौखला चुके हैं, और 10 कितना बौखला मार्च 10 सपा बोल के रह जाते ऐसा ही होना। चलिए जनता को तय करने दीजिए। 10 तारीख का इंतजार सभी को है, वोटिंग से लेकर के और रिजल्ट तक, क्योंकि ठीक है सर, ठीक है। अशोक यादव जी जरा सुनिए ना। मंत्री जी आपको बता दूं, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको आपने अपराध का गढ़ नियम को तो इतने अखिलेश के साथ लोग नहीं होते, अगर ऐसा होता जिसको आदमी के साथ इतने लोग नहीं होते, दिया था, उसके जाने पर 25-25 लाख आदमी इकट्ठे होते। आप कहते रहिए अखिलेश देश का नेता बन चुका है, अखिलेश देश का नेता बन चुका है, अब आप नहीं रोक सकते उसको। अखिलेश देश का नेता बन चुका है, आप उससे कनेक्ट करेंगे क्योंकि आपका राष्ट्रीय आपने पुलिस आगे दिखाई होती, आपने कोई कमी निकाल दिखाई होती तो मैं कान पकड़ लेता। पांडे जी, ठीक है। अखिलेश जी पर आपने उंगली उठाकर कोई साबित किया होता तो मैं जरा आशुतोष जी को भी जोड़ रहा हूँ, आशुतोष जी को भी जोड़ रहा हूँ। आशुतोष जी, अब बड़ा सवाल तो ये है कि यहाँ पर सवाल तो सभी राजनीतिक दलों के ऊपर है, लेकिन अब सॉल्यूशन इसका कैसे निकाला जाए, क्योंकि असल में जान तो इसमें खतरे में आम जनता की पड़ रही है। अगर चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस को हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, इसमें नेता तो निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन फर्स्ट आम जनता जाएगी। बिल्कुल, जान सभी की बराबर है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। सबसे पहले हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी की भी जान पे आफत आए। ठीक बात। सभी को संयम के साथ में रैलियां करिए, वर्चुअल रैली करिए, जो गाइडलाइन चुनाव आयोग ने बनाई है उसका नियमता पालन करा जाए। लेकिन उसको किस तरीके से, अभी शुभेंदु जी जैसे अशोक जी ने राम का नाम दिया तो वैसे ही कृष्ण मोहन जी को उनका मुद्दा मिल गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राम के नाम पे इस देश में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सभी राम भक्त हैं, किसी को नहीं है, मैं भी प्रणाम करता हूं, सभी लोग प्रणाम करते हैं। ये कैसे सिद्ध करते हैं कि देश में रहने वाला राम भक्त नहीं हो सकता? ये तो इनके आस्था पे प्रश्न लगाता है कि इस देश के लोगों की आस्था पे प्रश्न लगाना बहुत ही बड़ी बात है। सभी देश को, पूरे देश में राम भक्त, लेकिन राम के नाम पे मैं पूछना चाहता हूं कृष्ण मोहन जी से, राम के नाम पे चंदा चोरी करना क्या उचित है? राम के नाम पे जमीन घोटाला करना उचित है? रामराज क्या है? राम के राज के बारे में पहले सोचिए, तब उस पर बात करिए। आप रोजगार दे नहीं पा रहे, आप महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं पा रहे, आप रामराज की बात कर रहे हैं। राम किसी मंदिर के मोहताज नहीं है, हर दिल में बसते हैं राम। राम राज लाने की तरफ बढ़िए, रोजगार मुहैया कराइए, शिक्षा पे अच्छा काम करिए, बहन बेटियों की सुरक्षा पे काम करिए, तब सही मायनों में रामराज है। सिर्फ बात करने से नहीं होगा, ठीक है, अब करके गुजरना पड़ेगा, वरना दूसरे देश आगे बढ़ते जा रहे हैं, बांग्लादेश हमसे आगे बढ़ता जा रहा है और हम वही मंदिर मस्जिद कहने भर से नहीं होगा, कहने भर से नहीं होगा, करके दिखाना होगा। बिल्कुल, और करके दिखाया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में। कृष्ण पांडे जी जवाब दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी दल को कि आप किसी भी मुद्दे पे बात करिए,
स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे हमारे मुख्यमंत्री चैलेंज करते हैं कि आप किसी भी स्कूल में घुस जाइए, ठीक है, हम ये नहीं दिखाते हैं। आप एक स्कूल का नाम बता दीजिए उत्तर प्रदेश में कि 5 सालों में आपने अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करी, एक स्कूल बता दीजिए। ठीक है, मैं जरा पॉइंट पर रहूंगा। कृष्णमोहन पांडे जी, स्कूल नहीं बता पाएंगे, कृष्णमोहन जी कुछ नहीं बता पाएंगे। कृष्णमोहन पांडे जी जवाब दीजिए। कुछ भी नहीं बता पाएंगे, कुछ भी नहीं। तो आप अपना प्रशासन लगा करके उनको स्कूल देखने जाने से रोक देते हैं, इतनी आप में दहशत भरी हुई है। अब मैं बोलूं? पांडे जी जवाब दीजिए। बिल्कुल जी, इन्होंने कहा कि राम सबके हृदय में बसते हैं और अशोक जी तो तुरंत साष्टांग प्रणाम करने लगे। अरे हम सब मना करते हैं, मुझे इसलिए अरे सबको करते हैं, मेरे घर में फोटो लगी है। इस तरह से चुनावी नहीं, सुनिए ना, सुनिए एक एक करके सर, एक एक करके। अशोक जी एक मिनट जरा सुनिए ना। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी एक मिनट जरा सुनिए कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं कि राम भक्त है। आशुतोष जी एक मिनट। आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम लोगों को किसी को आपने सर्टिफिकेट की कतई जरूरत नहीं है। आपने आशुतोष जी, हम उन्हीं के वंशज हैं। आशुतोष जी एक मिनट जरा सुनिए। देखिए मैंने आपको मौका दिया, आशुतोष जी सुनिए ना, अब जरा जवाब तो सुनिए, आपने सवाल किया है। लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। अरे मेरे चाचा का नाम राम से है, हमारे कितने नाम बुजुर्गों का राम के नाम से है भाई। नहीं ठीक है, जरा जवाब लेते हैं। एक मिनट जरा जवाब लेते हैं। पांडे जी जरा जवाब दीजिए। यादव जी एक मिनट जरा सुनिए ना, सुनिए पांडे जी जरा जवाब दीजिए। यदि ये लोग शांत हो जाए तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप एक स्कूल बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में। आपने सर सवाल कर लिया, अब जवाब तो सुनिए ना, वो बता रहे, सुनिए तो सही एक बार, सुनिए तो सही। अरे सर सुनिए तो सही। आशुतोष जी जरा सुनिए। आप लोग की पांडे समस्या जी यही नहीं है, सुनते नहीं है जी। मैं अपनी इनके राम से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि राम को मैं साष्टांग करता हूं, ये राम के वंशज भी हैं। नहीं एक मिनट जरा सुन तो लीजिए ना, सवाल उनसे किया गया था, सवाल किया गया उनसे। अशोक यादव जी ने भी सवाल किया, जरा सुन तो लीजिए पहले। की जरूरत नहीं है, आप शिक्षा के मुद्दे पर जवाब दीजिए। आप पिछली अभी 5 साल से योगी आदित्यनाथ जी के जैसे सरकार बनी, आपने किसानों का, नलकूपों का, बिजली का बिल 1800 कर दिया। चुनाव आते ही आपने उसको आधा करने का काम किया, तो 5 साल आपने लूट लिया ना उन्हें। आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ देश की जनता को भटकाने का काम करेंगे। आप सिर्फ देश की जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करेंगे। आपको देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। देश का बेड़ा गर्क हो जाए, आपको कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ नहीं करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, बोले आप कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ आप आशुतोष जी एक मिनट जरा सुनिए। आशुतोष जी एक मिनट जरा प्लीज रुक जाइए, ठीक है। आशुतोष जी एक मिनट जरा सुनिए। आशुतोष जी बीच में नहीं प्लीज। आशुतोष जी प्लीज बीच में नहीं, सुनिए एक मिनट जरा, पांडे जी एक मिनट जरा सुनिए पांडे जी एक मिनट जरा। आशुतोष जी ये बार सर प्लीज बीच में नहीं, जब आपको मौका दिया तो बाकियों को सुनिए ना। जब आप बोल रहे थे तो बाकियों को मैंने बिल्कुल शांत किया ना, आपकी बात सब सुन रहे थे। लेकिन जब बाद में किसी और को बोलने का, जब आपने सवाल किया है तो आपने सवाल किस लिए किया? आपको जवाब मिल पाए, आप जवाब नहीं सुन रहे। जवाब तो सुन लीजिए पहले आप। पांडे जी बहुत जल्दी से बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं आता हूं सर। यादव जी आता हूं 1 मिनट। जी इन्होंने कहा कि इन्हीं के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, मीटिंग से एक बड़ी जनसभा से बोले थे कि मेरी दादी कहती है कि मैं किसी ऐसे नहीं, छोड़ दीजिए सर, वो अलग विषय है। किसी दूसरे के मस्जिद को तोड़ के बनाया गया हो। परंतु ये वही सरकार है कि जब चुनाव आया उत्तर प्रदेश का तो एक ट्रेन भेजते हैं दर्शनार्थियों के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है सर, पांडे जी ठीक है। अशोक यादव जी हाँ, नहीं 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है सर, बहुत जल्दी से बात पूरी कीजिए, बहुत जल्दी से बात पूरी कीजिए। हाँ, इन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या किया है आपने? अरे ये से तो पूरे दिन बोलते रहेंगे आप। पांडे जी एक बात सुनो, शिक्षा व्यवस्था का ये
मेडिकल शिक्षा व्यवस्था कहिए तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 54 मेडिकल कॉलेज हैं, जो पहली बार देश में हुआ है। और इन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था दिल्ली में है। ठीक है। विज्ञापनों की सरकार को ये बोलते हैं कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था है। 40,000 के कैप्सूल को खरीद कर जिसको जो ऐसे में 1,000 के नाम रखता हूं, 1,000 चलिए ठीक है सर, ठीक है अशोक, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, आपने जवाब दिया है, आपने जवाब दिया, उन्होंने सवाल किया, आपने जवाब दे दिया। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं जरा समय थोड़ा सा कम है सर। पांडे जी एक मिनट जरा सुनिए पांडे जी सुनिए एक मिनट जरा। अशोक यादव जी को जोड़ रहा हूँ। अशोक यादव जी, अब ये मानेंगे ना, आगे तो कभी नहीं होगा ना ऐसे, सभी राजनीतिक दलों को ये प्रण करना पड़ेगा। तो मैं खुद कह रहा हूँ कि आगे से मैं कार्यकर्ताओं से मना करूंगा। और निश्चित मानिए अखिलेश जी ने पहले दिन कहा था कि मैं इलेक्शन कमीशन के हर नियम को फॉलो करूंगा और कार्यकर्ताओं को आह्वान कर दिया था। लेकिन मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, नहीं शांत रहिए ना, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, उससे पहले जहां पर 5,000 आदमी इकट्ठे उन्हें गिरफ्तार करिए, स्टेशनों पर 10,000 आदमी उन्हें गिरफ्तार करिए, हमारे कार्यालय पर आके आपको कानून नजर आता है। चलिए ठीक है, माफी के साथ रोकना। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर चुनावों के समय में इसी तरीके से भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो बड़ा सवाल यही है कि क्या कोरोना का संक्रमण का खतरा लोगों के ऊपर नहीं बनेगा? जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है, तय करना पड़ेगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।